गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजिलेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। हम जानते हैं जब किसी माध्यम में कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि उस मीडियम के पार्टिकल्स अफेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी कण को एक साथ प्रभावित करती हैं, तो कण पर प्रत्येक तरंग अपना अलग अलग विस्थापन उत्पन्न करती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न करती हैं। इसके फलस्वरूप उस कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक साथ दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी कण को प्रभावित करती हैं, तो वे तरंगें कण को अपने अपने अनुसार विस्थापित करती हैं। इस प्रकार से जो परिणामी तरंग जो हमें प्राप्त होती है, उसका विस्थापन उन अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। माना स्मॉल n तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तथा ए तरंगें उस बिंदु पर अलग अलग विस्थापन क्रमशः वेक्टर y1, वेक्टर y2 डॉट 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 वेक्टर yn उत्पन्न करती हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर जो परिणामी विस्थापन होता है वो होता है वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस वेक्टर yn। यह अध्यारोपण के सिद्धांत का मैथमेटिकल फॉर्म है। अध्यारोपण का सिद्धांत सभी प्रकार की प्रत्यास्थ तरंगों, ध्वनि तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों पर लागू होता है, परंतु यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों जैसे प्रघाती शॉक तरंगों, लेसर तरंगों आदि पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इन तरंगों की जो एम्पलीट्यूड हैं उनका मान, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यह व्यतिकरण प्रकाश से संबंधित एक घटना है। जैसा कि पूर्व में हम परावर्तन, अपवर्तन आदि पढ़ चुके हैं, इसी प्रकार जो व्यतिकरण है वो भी प्रकाश से संबंधित एक इंसिडेंस है, घटना है। तो व्यतिकरण क्या होता है? जब लगभग समान आयाम, एकदम समान आयाम यानी कि इक्वल सेम एम्पलीट्यूड तथा समान आवृत्ति यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी कि दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, यानी कि इस घटना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संपोषी यानी कि रचनात्मक व्यतिकरण, जैसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। तो ये कब होता है? जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, तथा
उन बिंदुओं पर होने वाला व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इसको डायग्राम से हम समझ सकते हैं। इसमें दो तरंगें हैं, एक डॉट लाइन के द्वारा दिखाई गई है, एक कंप्लीट लाइन के द्वारा दिखाई गई है। इन दोनों तरंगों का समान कला में यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है। तो यहाँ पर जो परिणामी तरंग मिलती है, देखो वो बढ़े हुए आयाम में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम संपोषी व्यतिकरण को दिखा सकते हैं। नंबर 2, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या होता है? जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात एक तरंग का सरंग दूसरे तरंग का गर्त एक साथ मिलता है, तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, ना के बराबर होती है, तथा उन बिंदुओं पर होने वाला जो इंटरफेरेंस होता है, जो व्यतिकरण होता है, वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। चित्र में दो तरंगें एक डॉट लाइन के द्वारा एक लाइन के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण यहाँ विपरीत कला में है, अर्थात एक तरंग का सरंग एक साथ आता है तो दूसरी तरंग का गर्त उसी समय अध्यारोपित होता है। इस प्रकार से जो परिणामी तरंग होती है उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, यानी कि उसका जो विस्थापन है, वो एकदम शून्य हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ हमें प्रकाश की तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्यतिकरण की गणितीय विवेचना करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए हम दो लाइट वेव्स की कल्पना करते हैं। माना समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनके आयाम क्रमशः स्मॉल a1 व स्मॉल a2 हैं। किसी बिंदु पर पहुंचने पर इनमें कलांतर फाई है, यानी कि फेज डिफरेंस फाई है। किसी क्षण स्मॉल t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्नलिखित होंगे। पहली तरंग का समीकरण होगा y1 = a1 sin ओमेगा t। दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण होगा y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। क्योंकि दोनों तरंगों में जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो है फाई। अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी उसका जो विस्थापन होगा वो अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा y = y1 + y2। y1 और y2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है y = a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। y = a1 sin ओमेगा t प्लस a2। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से इस स्टेप को, यानी कि sin ओमेगा t प्लस फाई को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमें प्राप्त होता है sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई। y = sin ओमेगा t a1 + a2 cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा t sin फाई। इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। सपोज करते हैं a1 + a2 cos फाई = a cos थीटा तथा a2 sin फाई = a sin थीटा। इन वैल्यूज़ को हम समीकरण थर्ड में रखते हैं तो हमें एक नया समीकरण मिलता है y = A sin ओमेगा t cos थीटा प्लस a cos ओमेगा t sin थीटा। इस स्टेप को हम लिख सकते हैं y = a sin ओमेगा t प्लस फाई। यही परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण होगा। अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा y = a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर कैपिटल A परिणामी तरंग के एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करेगा। अब हम एम्पलीट्यूड A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए a cos थीटा a sin थीटा का जो हमने ऊपर सपोज किया है उसको स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं,
तो हमें रिजल्ट मिलता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाई का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, अतः हमें आगे रिलेशन मिलता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई बिकॉज साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड के लिए जो रिलेशन मिलता है वो है कैपिटल ए इक्वल टू रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। सिंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अर्थात जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, या हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। इस प्रकार कैपिटल ए या I का मान कलांतर फाई पर निर्भर करता है, जैसा कि हम ऊपर लिखे हुए समीकरण में देखते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर चेंज होती है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है तथा लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होती। अब हम आगे बात करते हैं संपोषी और रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कंडीशंस हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए चूँकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसके लिए कॉस फाई की वैल्यू है वो +1 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। या फाई की जो वैल्यू है वो कॉस के लिए कितनी होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट 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 सो ऑन टू n पाई, जहाँ n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। या मार्ग अंतर, चूँकि हम जानते हैं जो मार्ग अंतर होता है उसका फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, या डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, या डेल्टा इक्वल टू फाई की वैल्यू अगर रखते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा इक्वल टू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट 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 सो ऑन n लैम्डा, जहाँ n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन। इस स्थिति में हम a की वैल्यू निकालते हैं तो मिलता है a इक्वल टू रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। इसको हम लिख सकते हैं रूट ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, या a इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। अब a की वैल्यू हम ऊपर दिए गए फार्मूले में रखते हैं तो I मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, या I मैक्सिमम इक्वल टू के रूट के ब्रैकेट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, या I मैक्स हमें मिलेगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन आई टू। इस प्रकार इस फार्मूले की हेल्प से हम मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन लेते हैं हम विनाशी व्यतिकरण के लिए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। चूँकि विनाशी व्यतिकरण में लाइट की जो एम्पलीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होना चाहिए, तो इसके लिए कॉस फाई की वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए। तो कॉस फाई इक्वल टू हमें मिलेगा इस कंडीशन में -1। चूँकि कॉस की वैल्यू -1 होती है, फाई इक्वल टू पाई के लिए, 3 पाई के लिए, 5 पाई के लिए डॉट 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 सो ऑन 2n-1 इंटू पाई के लिए, जहाँ n इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन, या डेल्टा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन 2,
3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 डॉट 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 सो ऑन। इसका जनरल फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। इस प्रकार यहाँ पर a मिनिमम होगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, या a मिन होगा a1 माइनस a2। यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि a मिन इक्वल टू होगा a1 माइनस a2, तथा आई मिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, आई मिन इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2, या आई मिन इक्वल टू i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2। थर्ड कंडीशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें लेते हैं हम, यदि मान लो दोनों तरंगों के एम्पलीट्यूड सेम है, अर्थात a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, तो इस कंडीशन में जो a इक्वल टू प्राप्त होता है वो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर कॉस फाई। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलती है a इक्वल टू 2a कॉस फाई बाई 2, या i इक्वल टू के ए स्क्वायर यानी कि 4ka स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 अपॉन 4ka स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई अपॉन 2, i इक्वल टू 2ka स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, और a मैक्स इक्वल टू 2a, तथा आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर, जबकि फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। यदि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड समान हैं तो इस कंडीशन में a मिन होगा 0। जब a मिन 0 होगा तो आई मिन यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 होगी। इसके लिए फाई की वैल्यू होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 सो ऑन। इस प्रकार यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है, निष्कर्ष मिलता है, उसमें जो कंडीशंस हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पाथ डिफरेंस है यानी कि पथांतर है वो n लैम्डा होना चाहिए, जहाँ लैम्डा क्या है, सरल गुणक है, तथा जो फेज डिफरेंस है फाई है, फाई इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, यानी कि पाई का सम गुणक होना चाहिए। सेकंड, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 सो ऑन होना चाहिए, तथा फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, यानी कि पाई का विषम गुणक होना चाहिए। इस प्रकार हम इन दोनों रिजल्ट्स को याद रख के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, तथा व्यतिकरण के बारे में बता सकते हैं कि व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तथ्यात्मक प्रश्न है कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, समझाइए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो व्यतिकरण की जो घटना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, एनर्जी के बेस पर है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप। क्योंकि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम न्यूनतम होता है, यानी कि हमें इंटेंसिटी 0 मिलती है, वहाँ ऊर्जा भी न्यूनतम होती है, यानी कि वहाँ पर एनर्जी भी मिनिमम होती है। तो इस प्रकार से यहाँ की ऊर्जा उन स्थानों पर ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। अर्थात संपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी के लिए ऊर्जा उन स्थानों से आती है जहाँ से विनाशी व्यतिकरण होता है, अर्थात विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो ऊर्जा नहीं मिलती है वो ऊर्जा हमें संपोषी व्यतिकरण के में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा का पुनर्वितरण ही होता है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि माध्यम की औसत ऊर्जा यानी कि औसत तीव्रता नियत रहती है। इस प्रकार यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यतिकरण की घटना है, इंटरफेरेंस की जो घटना है, वो वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके बाद बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, कोहिरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। लाइट के ऐसे दो सोर्स, ऐसे दो स्रोत
जिनसे निकलने वाली तरंगों में जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ऐसे लाइट के सोर्स कला संबद्ध सोर्स या कोहिरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, एक अच्छे व्यतिकरण के लिए इन शर्तों का पालन होना चाहिए। वो शर्तें हैं, नंबर 1, दोनों तरंगें कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध सोर्स के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अर्थात दोनों तरंगों में कला संबद्ध होना जरूरी है। यदि उनमें कोई कलांतर है वो समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, वो एक जैसा होना चाहिए। नंबर 2, दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, एक कलर का होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तभी हमें व्यतिकरण की घटना देखने को मिलेगी। नंबर 3, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, लगभग समान आयाम लेकिन समान आवृत्ति की दो तरंगें जब होती हैं तभी हमें व्यतिकरण की घटना देखने को मिलती है, अर्थात दोनों तरंगों के आयाम एकदम करेक्ट बराबर होना चाहिए। नंबर 4, दोनों तरंगें एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। जब दोनों तरंगें सोर्स से निकलती हैं तो वो एक ही दिशा में, एक ही सरल रेखा में चलनी चाहिए, ट्रांसमिट होने चाहिए। 5वां पॉइंट है, यदि तरंगें ध्रुवित हों यानी कि पोलराइज्ड हों तो दोनों तरंगें समान तल में ध्रुवित होना चाहिए, या तो उनमें ध्रुवण की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर वो ध्रुवित होती हैं तो जो पोलराइजेशन की घटना है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जब इन 5 कंडीशंस का पालन होता है तो उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। इस प्रकार आप व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को समझ गए होंगे। आज के लेसन में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।